सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजनिक एटम, जिसमें हमने कहा था कि जब हम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करते हैं तो उस केस में जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आती है वो इन द टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आती है, दैट इज आर, थीटा एंड साई। ठीक है, और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें दो पार्ट ऑब्टेन होते हैं। फर्स्ट वन इज रेडियल पार्ट एंड द सेकेंड वन इज एंगुलर पार्ट। ठीक है, रेडियल पार्ट को हम किससे शो करते हैं? आर से शो करते हैं, और एंगुलर पार्ट को हम किससे शो करते हैं? वाई, थीटा, साई से क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है, जो रेडियल पार्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? सबसे पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो कितने डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से। ठीक है, और ये हमने कहा था कि जो रेडियल पार्ट होता है वो क्या होता है? आर एन एल। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एन क्वांटम नंबर और एल क्वांटम नंबर, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा? 2Zr डिवाइड बाई एन ए नोट की एल ई की माइनस Zr बाई में एन ए नोट, और साथ में एल एन प्लस एल 2L प्लस 1। ठीक है, और जो एंगुलर पार्ट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? साइन एम फाई, साइन एम थीटा कोस एल माइनस एम थीटा ई की आयोटा एम फाई के क्या होता है? इक्वल होता है। तो जब मैं ओवरऑल वेव फंक्शन की बात करती हूँ किसकी टर्म में? आर थीटा साई की टर्म में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, किसका प्रोडक्ट है ये? रेडियल पार्ट का इंटू में एंगुलर पार्ट का। ठीक है, तो ये क्या है? मेरी रिप्रेजेंटेशन है किसकी? ओवरऑल किसकी? फंक्शन की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एस ऑर्बिटल के लिए और पी ऑर्बिटल के लिए रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट की क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? एस ऑर्बिटल की हम बात करते हैं, फॉर एस ऑर्बिटल। ठीक है, एक और चीज़ भी बताई थी मैंने कि जो फर्स्ट पार्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये सेकंड पार्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है रेडियल पार्ट का, और जो थर्ड है हमारे पास ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? बताया था ना कि थर्ड तो हमें बताएगा कि कितनी नंबर ऑफ नोड है। एक और चीज़ भी याद रखनी है कि जो रेडियल पार्ट का जब जो है स्टडी किया गया विद रिस्पेक्ट टू आर, इसका डायग्राम ड्रॉ किए गए, तो ये फाइंड आउट हुआ कि जो रेडियल पार्ट में नंबर ऑफ नोड है, नोड बताया था ना क्या होती है कि वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जो रेडियल पार्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ नोड निकालने के लिए n माइनस एल माइनस 1 के इक्वल होती है, और एंगुलर पार्ट में नंबर ऑफ नोड होती हैं ओनली l के इक्वल। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर एग्जाम में आ जाए रेडियल पार्ट के लिए नंबर ऑफ नोड निकालो फॉर रेडियल पार्ट, तो आपको क्या फॉर्मूला लगा के निकालनी है? n माइनस एल माइनस 1 से। अगर आ जाए नंबर ऑफ नोड निकालो किसकी? एंगुलर पार्ट की, तो वो किसकी इक्वल आएगी? ओनली l की इक्वल आएगी। और अगर आ जाए टोटल नंबर ऑफ नोड, डिफरेंस समझिए, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालनी है तो वो किसके इक्वल होंगी? n माइनस 1 के इक्वल होगी। ठीक है, ओनली रेडियल नोड आ जाए तो n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोड आ जाए तो ओनली किसके इक्वल होगी? एल की वैल्यू के इक्वल होगी। और अगर आ जाए टोटल नंबर ऑफ नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड रेडियल पार्ट प्लस एंगुलर पार्ट, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो किसके इक्वल आएगी? n माइनस 1। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, एग्जाम में वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है, और बच्चे जनरली क्या करके आते हैं? क्वेश्चन ना पढ़ के गलत करके आते हैं, वो डायरेक्ट n माइनस 1 लगा देते हैं, लेकिन पूछा उसने रेडियल नोड होता है। ठीक है, तो जब हम एस ऑर्बिटल के लिए निकालेंगे, क्या रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट दोनों की वैल्यू निकालते हैं हम। चलिए, तो पहले मैं बात करती हूँ किसकी? 1s ऑर्बिटल की। ठीक है, 1s ऑर्बिटल के केस में पहले हम निकालेंगे रेडियल पार्ट। तो रेडियल पार्ट किसके ऊपर है? n के ऊपर और l के ऊपर। n की वैल्यू यहाँ क्या है? 1, और l की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पुट कीजिए n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 0, तो मेरे पास क्या बन गया? R10 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और z क्या है? यहाँ पर 1 है। क्यों है 1? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात कर रहे हैं, और हाइड्रोजन लाइक एटम में z की वैल्यू क्या होती है? 1। तो जैसे ही आप पुट करेंगे करिए, 2r बाय में n ए नोट, l की वैल्यू क्या है? 0, e की z की वैल्यू 1 हो गई, r डिवाइड बाई n की वैल्यू क्या है? 1 इंटू ए नोट, और l n प्लस एल मतलब 0 प्लस 1, और 2l का मतलब 0 प्लस 1। ठीक है,
दैट मीन्स R10 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वैल्यू 0 होगी क्योंकि पावर में क्या है ये 0, मतलब ये 1 हो गया पूरा। यहाँ क्या आ गया e की माइनस r डिवाइड बाई a नोट, और ये क्या आ गया L1/1। और ये जब कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या होती है जब इस फॉर्म में आ जाएगी ना, L11, L22, L33, ये क्या होती है कांस्टेंट होती है, क्या होती है कांस्टेंट होती है। अब ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स R10 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की माइनस r बाई a नोट। ठीक है, आगे बात समझ इतनी। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमारे पास क्या आता है, कोई भी कांस्टेंट आता है। और जब इस कांस्टेंट की वैल्यू को सॉल्व करके निकालते हैं तो ये किसकी इक्वल आती है, ये आती है 2 इंटू जेड बाई ए नोट की 3/2। तो दैट मीन्स R10 किसके इक्वल आ गया 2, ये तो कांस्टेंट ही है, जेड बाई ए नोट की 3/2 e की माइनस r बाई में ए नोट के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर आप, अगर मैं 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ ड्रॉ करती हूँ किसके बीच का, रेडियल पार्ट का और साथ में न्यूक्लियस से डिस्टेंस का, R10 वर्सेस R का ग्राफ, तो कैसे बनेगा। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था, ये फर्स्ट पार्ट में अगर L की वैल्यू 0 आती है, अगर आप पिछली वीडियो आपने देखी है तो अगर L की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पर L की वैल्यू अगर 0 है तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाता है, नॉन ज़ीरो हो जाता है ओरिजिन पे। मतलब ओरिजिन पे R जब हमारा 0 था तो हमारा फंक्शन क्या है 0 नहीं आएगा, मतलब फंक्शन की कुछ ना कुछ क्या आएगी, वैल्यू आएगी। दूसरा क्या शो करता है ये पार्ट क्या करता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन हो रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और ये थर्ड पार्ट क्या शो करता है, नंबर ऑफ नोड के बारे में बताता है। अब मैंने कहा ये एक पार्ट क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करती है, चाहे आप इस फॉर्मूला से निकालिए नंबर ऑफ नोड, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ नोड निकालने का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 माइनस 1, क्या आई नंबर ऑफ नोड 0, मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, जो फंक्शन हमारा इस केस में क्या होगा, ये 1s ऑर्बिटल के लिए है, किसके लिए, 1s ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, 1s ऑर्बिटल के केस में जब l की वैल्यू 0 होती है तो हमारा फंक्शन क्या है, r इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, नॉन जीरो रहता है, तो हमारा ये क्या बनेगा, 1s के केस में रेडियल पार्ट बनेगा। ठीक है, हो जाएगा रेडियल पार्ट। अगर इसी के केस में मैं एंगुलर पार्ट की वैल्यू निकालूँ, तो जब आप एंगुलर पार्ट की वैल्यू निकालोगे तब आप देखोगे कि जो एंगुलर पार्ट है वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या निकालोगे, जब 1s ऑर्बिटल के केस में आप एंगुलर पार्ट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, एंगुलर पार्ट की वैल्यू निकाल के देखनी है आप लोगों ने, 1/4 पाई की हाफ ये आएगी, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, चाहे आप 1s के लिए निकालिए, चाहे आप 2s के लिए निकालिए, 2s के केस में भी यही आएगी। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि जो हमारा s ऑर्बिटल है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है किसके, थीटा और साई से, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन क्या निकली कि हमारा जो एंगुलर पार्ट था वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा था हमें, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उसकी शेप कैसी होगी। अब क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो तो एंगल के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब चाहे आप न्यूक्लियस से किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, कि s ऑर्बिटल के केस में आप न्यूक्लियस से किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, आपको हर जगह कैसी जो है हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मिलेगा, वो हर डायरेक्शन से क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि चाहे आप 1s ऑर्बिटल की बात कीजिए, चाहे 2s 3s किसी भी ऑर्बिटल की बात कीजिए, कोई भी s ऑर्बिटल क्या है हमारा इंडिपेंडेंट होगा एंगल से। क्या होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है इस केस में वो क्या होगा, स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अराउंड द न्यूक्लियस, इसीलिए हम कहते हैं कि s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है। आगे बात समझ, आज तक तो आप पढ़ते आ रहे हैं कि s ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है, p डम्बेल होता है, लेकिन s स्फेरिकल क्यों होता है, क्योंकि जो s के केस में जो हमारा एंगुलर पार्ट है वो क्या आता है, इंडिपेंडेंट आता है
थीटा और साई के, और अगर एंगल के ही इंडिपेंडेंट आ गया इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में चला जाइए सेम तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट मीन्स क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है हमारा एस ऑर्बिटल शेप में। ठीक है, अब आप एक चीज़ जरूर बताइए मुझे कि 1s 2s 3s n की वैल्यू सब में अलग है, लेकिन सभी के सभी क्या है हमारे पास स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। ठीक है, क्यों है ये आप मुझे बताइएगा, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि जो शेप है ना किसी भी ऑर्बिटल की वो n क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, वो ओनली l और m पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ n की वैल्यू कुछ भी हो जाए शेप हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मैं बात करूँ 2p 3p 3s 4p है तो सारे p ना, चाहे n की वैल्यू चेंज हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी शेप क्या रहेगी, डम्बल ही रहती है। ठीक है, आगे बात समझ इतनी। तो दैट मीन्स एक चीज़ यहाँ से क्लियर होगी कि 1s ऑर्बिटल के केस में जो रेडियल पार्ट है वो क्या आएगा, ग्राफ कैसा आएगा, और क्या है, चाहे 1s की बात करूँ चाहे आगे मैं 2s की बात करूँगी, दोनों ही क्या है एंगल के इंडिपेंडेंट रहेंगे और क्या है डिपेंड नहीं करेंगे एंगल पे, इसलिए हमारा जो s ऑर्बिटल रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल रहते हैं। अगर मैं 2s ऑर्बिटल के केस में रेडियल पार्ट निकालूँ तो 2s के केस में n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, और अब n की वैल्यू क्या आ गई 2 और l की वैल्यू तो 0 ही है, तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिलेगा। क्यों मिलेगा, नंबर ऑफ नोड निकालिए आप 2s के केस में क्या आएगी, n माइनस l माइनस 1, रेडियन नोड की बात कर रही हूँ। ठीक है, n की वैल्यू 2 माइनस 0 माइनस 1 क्या आ गई, एक क्या आ गई, नोड आ गई, और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये ग्राफ यहाँ से ही क्यों शुरू हुआ, क्योंकि l की वैल्यू क्या है, 0 है, और मैंने बताया था कि जब l की वैल्यू 0 होती है तो r इज इक्वल टू पे फंक्शन हमारा क्या रहता है, नॉन जीरो रहता है। तो 2s के केस में हमारा ग्राफ कैसे आएगा, कुछ इस तरह बन जाएगा। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आएगी होगी। एंगुलर पार्ट की बात मैंने कर ली है कि एंगुलर पार्ट क्या है, इंडिपेंडेंट रहेगा थीटा और साई के, तो दैट मीन्स इस केस में क्या है, हमें जो है रेडियल पार्ट मतलब हमारा जो 2s ऑर्बिटल है वो क्या होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, एंगुलर पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। सिमिलरली आप 3s ऑर्बिटल के लिए भी निकाल सकते हैं रेडियल पार्ट, r10 वर्सेस r का ग्राफ निकालिए, क्या होगा, r10 वर्सेस r, 3s के लिए नंबर ऑफ नोड n माइनस l माइनस 1, रेडियल नोड की बात हो रही है, ये रेडियल पार्ट है ना r, तो रेडियल पार्ट की बात हो रही है यहाँ। 3 माइनस 0 माइनस 1 क्या आ गई, 2 नोड आएंगी, और s इज इक्वल टू 0 l इज इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा एक नोड और ये 2 नोड वाला बनेगा, एक नोड ये रही और 2 नोड ये रही। नोड क्या होती है, वो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 होती है, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, नोड। तो ये एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 नोड हमारी यहाँ इस केस में हो गई। ठीक है, आगे बात समझ, तो एस ऑर्बिटल का केस हो जाएगा अच्छे से। पी ऑर्बिटल का केस आप लोग मुझे कल डिस्कस करके बताएंगे। पी के केस में जो एल की वैल्यू 1 होती है, पी ऑर्बिटल के केस में एल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैंने कहा था जब एल की वैल्यू 1